हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम कक्षा 12 के बायोलॉजी के अंदर लेसन नंबर 4 में पादपों में जनन को ही पढ़ेंगे, लेकिन जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ने जा रहे हैं हम। जैसा हमारे चैप्टर का नाम है लेसन नंबर 4 पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां। देखिए पीछे पड़ी हुई चीजों से हम थोड़ा जुड़ करके और आगे इन विधियों को समझेंगे तो आसान हो जाएगा। पिछले चैप्टरों में, पिछले वीडियोज में भी हम ये पादपों में जनन ही पढ़ के आ रहे थे। दूसरे चैप्टर में, तीसरे लेसन में हमने जनन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में भी हम पादप के जनन को ही पढ़ रहे थे, जहाँ लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार का कायिक प्रवर्धन अलग से हमने पढ़ा था। उन सब में जान लेने के पश्चात देखिए हम ये कह सकते हैं कि पादपों में सामान्य तौर पर तो लैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन ही होता है। जनरली कायिक प्रवर्धन या लैंगिक जनन चलता है छात्रों, लेकिन हमें यहाँ विशिष्ट शब्द लगा हुआ है, स्पेशल मेथड्स जो जनन की हैं उनके बारे में समझना है। तो देखिएगा हम एक तरीके से ये कह सकते हैं सामान्य जो विधियां हैं पादपों में जनन की अर्थात लैंगिक और कायिक प्रवर्धन, उसके अलावा यदि किसी अन्य तरीके से पादपों में जनन होता है, भिन्न प्रकार से पादपों में जनन होता है, तो वो विशिष्ट विधियों के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन देखिए हम ये कह सकते हैं विशिष्ट विधियां हम अलग अलग प्रकार की हैं, उन्हीं को आगे चर्चा करेंगे, समझेंगे। देखिए पादपों में लैंगिक जनन कहें या फिर हम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो उसमें क्या होता है, सामान्य युग्मक बनता है। अलैंगिक जनन में सीधा पौधे से किसी भाग से नया पौधा बन जाता है। लेकिन अब विशिष्ट विधियां ऐसी हैं जिनमें युग्मक के निर्माण की कोई घटना नहीं होगी, अलग प्रकार से, बिल्कुल अलग तरीके से पादपों में होता क्या है। देखिए जहां जनन की कोई जरूरत नहीं है, जहां बिना निषेचन के ही, आपको इतना याद रखना है, बिना निषेचन के यदि नया पौधा बनता है, बीज बनता है, भ्रूण बनता है, बिना निषेचन के भ्रूण बनता है, बिना निषेचन के बीज बनता है, तो ऐसी जो जनन की विधियां होगी उन्हें हम विशिष्ट विधि बोलते हैं, स्पेशल मेथड्स बोलते हैं जनन की, जो प्लांट्स में है। ऐसी कई विधियां हैं, जनरली हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ एक विस्तार से हमें समझना है। एक बहुत अच्छी विधि है, शब्द आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, जिसको असंजनन बोलते हैं। एक दूसरी विशिष्ट विधि जिसे अनिषेक बीजता, एक तीसरी विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, और एक अन्य चौथी विधि है जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम फर्स्ट चैप्टर में, इसी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी बची हुई तीनों विशिष्ट विधियों को हमें पादपों में अच्छे से समझना है। ठीक है भाई। अब देखिएगा पहली जो विधि हमारे पास है असंजनन। असंजनन को हमें बहुत अच्छी विधि है पादपों में, और इसे विस्तार से समझना है। असंजनन जैसा नाम से हमें इंगित होता है, वैसे भी हम परिभाषा यहाँ देख चुके हैं। पादपों में जनरली चलने वाली जो विधियां हैं जनन की, उनके अलावा बिना निषेचन के यदि बीज बने, बिना निषेचन के यदि भ्रूण बने, बिना निषेचन के दूसरी संतति, दूसरा पौधा प्राप्त हो जाए, तो वो ऐसी विधियां विशिष्ट मेथड के अंदर रखी जाती है, और ऐसी असंजनन की ऐसी ही एक विधि है। इसको विस्तार से व्याख्या हम करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखिए असंजनन जैसा नाम से इंगित होता है। असंजनन कहने का मतलब है इसमें भ्रूण बनता है, बीज भी बनता है, लेकिन इसमें जनन नहीं होता है। कहने का मतलब है निषेचन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के यदि भ्रूण और बीज बनता है तो
ऐसी विधि ऐसन जनन कहलाती है छात्रों। ठीक है भाई, अब देखिएगा एक वैज्ञानिक हेंस विंकलर, उन्होंने इस विधि के बारे में बताया। हेंस विंकलर ने ऐसन जनन वाली मेथड के बारे में विस्तार से बताया था और इन्होंने बताया कि इस विधि में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या फिर हम कहें निषेचन, अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन, आपको ये दो शब्द अच्छे से याद रखते हैं, इसी से कंफर्म समझ में आएगा। निषेचन नहीं होता है, ठीक है, इतना आपको ये याद रखना है। मतलब निषेचन नहीं होता, ऐसा जनन में निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के ही बीज बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, अब देखिएगा कई जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो सूक्ष्म प्रवर्धन एनिसेक बीजता और कायिक जो प्रवर्धन है विधि आगे हम देख रहे हैं, एनिसेक बीजता और कायिक प्रवर्धन, इन विधियों को भी ऐसन जनन ही माना था, ऐसन जनन ही माना था। लेकिन हम तीनों को अलग से विस्तार से व्याख्या करके पढ़ेंगे यहाँ पर। अब होता क्या है, देखिए जो ऐसन जनन है इसके भी दो प्रकार हैं, एक एक को लेकर अध्ययन करेंगे। ऐसन जनन के भी दो प्रकार हैं, जिनमें से पहला जो प्रकार है वो एनिसेक बीजाणु का है, या बीजाणु एनिसेक जनन है। बीजाणुभिद कह सकते हैं, बीजाणुभिद एनिसेक जनन। ये वाला जैसा नाम से देखिए सीधा ही गीत होता है, हमें बीजाणुभिद आगे लगाया हुआ है। एनिसेक जनन हम जान ही चुके हैं, जिसमें निषेचन नहीं होता। इसका मतलब यह है निषेचन तो नहीं हो रहा है इस विधि में, लेकिन बीजाणुभिद यानी जो पौधे की अवस्था है वो बीजाणुभिद है, और बीजाणुभिद अवस्था हम जानते हैं द्विगुणित होती है ना। इसका मतलब ये है, अब देखिए हम मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश में यानी पादप में लेकर के भ्रूण कोश की बात करें या कंप्लीटली उसके जनन पार्ट की बात करें, तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय में देखिए अध्यवरण की परतें पाई जाती है, बीजांडकार पाया जाता है, फिर उसके अंदर बीजांड होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है बीजांडकाय की और अध्यवरण की जो कोशिकाएं होती हैं छात्रों, वो तो 2n यानी द्विगुणित ही होती है। हमें इतना पता है अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता नहीं है ऐसन जनन, और निषेचन भी नहीं होता। इसका मतलब कोई द्विगुणित कोशिकाएं, भ्रूण कोश की कोई, अंडाशय की कोई या अध्यवरण की कोई द्विगुणित कोशिकाएं हैं जो बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही द्विगुणित अवस्था में होती है, समसूत्री विभाजन करते हैं, तो उन्हीं से जो बीज है, जो भ्रूण है वो बनता है द्विगुणित अवस्था में। तो इस तरह का जो जन्म होगा वो बीजाणुभिद होगा, क्योंकि हम डिप्लॉयड कंडीशन देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जनन कोशिका को छोड़ दीजिए, उसके अलावा या तो बीजांड या अंडाशय अध्यवरण की कोई द्विगुणित कोशिकाएं हो, 2n कोशिकाएं, 2n कोशिकाएं इसमें भाग लेती है। ठीक है, 2n से 2n वाला बनेगा, अर्थात बीजाणुभिद बनेगा। जन निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हो नहीं रहा है, इसका मतलब एनिसेक जनन है। तो एक तो प्रकार एनिसेक जनन का, ऐसन जनन का ये होता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास वो होता है युग्मकोद्भिद, जस्ट इसका उल्टा है युग्मकोद्भिद ऐसन जनन। ये सीधा नाम से जैसा ही निकलता है, दोनों में बेसिक अंतर है। ये बीजाणुभिद हो गया स्पोरोफाइट, ये युग्मकोद्भिद हो गया गैमेटोफाइट, है ना। ऐसन जनन तो हम जान चुके हैं, बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के होने वाला है।
तो देखिए इसमें हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, युग्म कोश भी शब्द लगा हुआ है। युग्मक हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, हैप्लॉइड वाला हमें प्राप्त करवाना है। तो हम एक मादा भ्रूण कोश की संरचना जब हम पढ़ते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो उसमें एक अंड कोशिका होती है जो मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं। तो उस कोशिका के द्वारा यदि बीज बनेगा तो वो ऐसे जन्म हो। कहने का मतलब इसमें जो अंड कोशिका होगी जो मादा युग्मक है, अंड कोशिका ही क्या है, फीमेल गैमेट है। और ये देखा जाए तो क्या है, हैप्लॉइड है। इसी के द्वारा किसका निर्माण होगा छात्रों, बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसमें एगुणित बनेगा, इसमें द्विगुणित बनेगा। कोई निषेचन, कोई संलयन, कोई असूत्री विभाजन, कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा होगा। इसलिए असंजनन है, लेकिन दो प्रकार का हुआ, बीजाणुत्पीद है तो द्विगुणित होगा, युग्मोत्पीद है तो एगुणित होगा। ठीक है, ये चीज तो हमें सीधे समझ में आती है। अब देखिए इसमें भी कंडीशन है। पुष्पी पौधों में एक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है, प्रोफेसर पंचानन। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने देखिए भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने इसके कई अलग अलग प्रकार बताए, अलग अलग प्रकार बताए हैं इसमें, जिसमें इन्होंने अनावृत्ति और पुनरावृत्ति इस तरीके से इसको बांटा है कि व्याख्या हम अलग से यहाँ कर लेते हैं। थोड़ा समझना है आपको ध्यान से। देखिए पंचानन माहेश्वरी ने बताया था पहला प्रकार जो है अनावृत्ति, असंघनन। एक बताया था पुनरावृत्ति, असंघनन। एक इन्होंने बताया था अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। और एक चौथा और इन्होंने बताया था कायिक संजनन। ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब देखिएगा इन चारों को अलग अलग तरीके से समझना है। अनावृत्ति असंजनन का मतलब हुआ छात्रों देखिएगा, अनावृत्ति का मतलब जिनमें संयोजन नहीं होता, आप ये समझ सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब जिनमें संयोजन होता है, अनावृत्ति जिनमें संयोजन नहीं होता है, पुनरावृत्ति जिनमें संयोजन होता है। कहने का मतलब संयोजन होगा तो कंडीशन डिप्लॉइड आएगी, सीधा सा हिसाब। संयोजन नहीं हुआ तो कंडीशन हैप्लॉइड आएगी। तो कहने का मतलब यह है इसमें जो बीज बनेगा असंजनन के दौरान बिना निषेचन के, बिना असूत्री विभाजन के, वो तो हैप्लॉइड बनेगा और इनमें डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, ये द्विगुणित तो बनेगा, ये हैप्लॉइड बनेगा। अब सीधा सा हिसाब, जो युग्मक जनन के दौरान जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें बिना संयोजन के जब क्या नाम से समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। तो देखिए इस असंजनन के अंदर एगुणित भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, एगुणित भ्रूण कोश बनता है। मैंने बताया था आपको ध्यान रखना है, अनावृत्ति जहां एक अकेला भाग लेता है ना, पुनरावृत्ति जहां
पुनरावृत्ति होने का हम लोग कई भाग ले देते हैं, 2 भाग लेते हैं तो द्विगुणित हो जाएगा, ऐसी वाली कंडीशन तो अगुणित ध्रुव कोश इसमें बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में देखिए जो हमारे पास अगुणित अन्य कोशिका होती है, अगुणित अन्य कोशिका जो होती है, अभी हम देख रहे थे अन्य कोशिका जो मादा युग्मों का प्रतिनिधित्व करती है वो कैसी है, अगुणित है। इसी अगुणित अन्य कोशिका में क्या होंगे, समसूत्री विभाजन चलेंगे और क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। तो अगुणित कोशिका से बनने वाला भ्रूण कोश अगुणित होगा, अगुणित प्रकार के, क्योंकि इसमें अन्य आवृत्ति है, एक अकेली कोशिका भाग लेती है, संयोजन नहीं होता है। इस प्रकार का अगुणित जनन ये हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो भ्रूण कोश है इसका विकास कई बार अंड कोशिका से नहीं होकर के कुछ कंडीशन में, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है भ्रूण कोश का निर्माण अंड कोशिका से नहीं होकर के अंड कोशिका के अलावा जो अध्यावरण और बीजाणु काय की जो कोशिकाएं होती है द्विगुणित, उनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। इसको तो असंजनन कहा जाता है, उसको अपयुग्मन बोलते हैं, अपयुग्मन कहा जाता है और 2n वाला भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो पुनरावृत्ति में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे में जो युग्मकोद्भिद है उसको गुणसूत्रों की संख्या मात्र पदक के समान द्विगुणित होती है। कहने का मतलब यह है अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पूरा नहीं हो पाता। पुनरावृत्ति में अपन देखते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन जो है, अब सीधा सा हिसाब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। ठीक है, इसे अपन सीधे समझ सकते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं होगा तो जो भ्रूण कोश बनेगा वो अर्धसूत्री तो बनेगा ही। अर्धसूत्रण चलता तो गुणसूत्र आते हो जाते हैं तो अगुणित भ्रूण कोश बनता है, हैप्लॉइड। अर्धसूत्री चला नहीं, समसूत्री ही चलता है और ऐसे में द्विगुणित भ्रूण कोश बनेगा तो हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। और मैंने बताया पुनरावृत्ति डबल अनावृत्ति सिंगल, आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है। लेकिन देखिए पुनरावृत्ति असंजनन है, फिर 2 प्रकार का होता है। कंडीशन ये होती है, पुनरावृत्ति जो असंजनन है ये फिर पुनः 2 प्रकार का हो सकता है। इसमें हम इनको नाम देते हैं 2 प्रकार जो है, एक को क्या नाम से जनन अपबीजाणु और एक को कायिक अपबीजाणु बोलते हैं। जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता, इनमें बेसिक नॉर्मल अंतर है, नाम से सीधा पता चल जाता है। देखिए जनन अपबीजाणुता, इसका मतलब ये हुआ, जनन शब्द लगा हुआ, इसका मतलब इसमें जनन कोशिका और जनन कोशिका युग्म कोश में होती है, भ्रूण कोश में होती है अन्य कोशिका, यानी अन्य कोशिका से क्या नाम से बिना अर्धसूत्री विभाजन के यदि भ्रूण कोश बनता है तो वो जनन अपबीजाणुता होगी। और कायिक, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपयुग्मन की तरह होगा। कहने का मतलब अन्य कोशिका मादा युग्म को छोड़ करके जैसे अंडाशय या अध्यावरण या बीजाणु काय की द्विगुणित कोशिकाओं से यदि बीज बनता है, भ्रूण कोश बनता है तो वो कायिक अपबीजाणुता हो जाएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा जो हमारे पास अपस्थानिक बहुभ्रूणता है, तीसरा जो प्रकार, उसको समझते हैं। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, सिंपल सा छोटा सा पॉइंट, अपस्थानिक अपस्थानिक
अपस्थानिक जो है भ्रूणता, जैसा नाम से सीधा इंगित होता है अपस्थानिक, इसका मतलब भ्रूणता। देखिए भ्रूण बनता किससे है? जायगोट से। फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण किससे बनता है? जायगोट से। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में कोशिका होती है डिप्लॉइड। इन डिप्लॉइड एक सिंगल सेल जायगोट द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना यह है अपस्थानिक लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ जायगोट से, जनरली जायगोट से भ्रूण बनता है, लेकिन जायगोट से ना बन के जायगोट के स्थान पर किसी अन्य कोशिकाओं से यदि भ्रूण बने तो वो अपस्थानिक हो जाएगा, है ना। जायगोट के अलावा यदि किसी अन्य कोशिकाओं से भ्रूण बनता है, कहने का मतलब मैं कहूं जैसे मान लीजिए भ्रूण कोश में जो डिप्लॉइड सेल हैं, जायगोट में डिप्लॉइड होते हैं जिससे भ्रूण बनता है, लेकिन इसके अलावा जो भ्रूण कोश में डिप्लॉइड सेल है, जैसे हम कह सकते हैं अध्यावरण वाली कोशिकाएं, अध्यावरण या बीजांडकाय जो होती है, बीजांडकाय की कोशिकाओं, बीजांडकाय की कोशिकाओं से ये कोशिकाएं कैसी डिप्लॉइड होती है ना, एम्ब्रियो का विकास करें। अब ये कहने का आप ये हो भ्रूण बनना चाहिए जायगोट से, लेकिन जायगोट से न बन के भ्रूण कोश के किसी अन्य स्थान पर उपस्थित कोशिकाएं जैसे अध्यावरणीय बीजांड की कोशिकाएं, ये भी डिप्लॉइड है, यदि इनसे भ्रूण बनता है तो वो अपस्थानिक होगा। कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण या विकास होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये होता है, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास कायिक असंजनन था, चौथा कायिक असंजनन। कायिक असंजनन देखिए, इससे सीधा सीधा कायिक आगे लगा हुआ है। असंजनन तो हम जानते ही हैं, चैप्टर में शुरू से हम चर्चा कर रहे हैं। असंजनन क्या है? बिना निषेचन के भ्रूण का बनना है, बिना निषेचन के बीज का बनना है। निषेचन या आश्रित विभाजन यहाँ नहीं होता है, लेकिन आगे कायिक लगा हुआ। इसका मतलब इस भ्रूण के निर्माण में कायिक क्या नाम से बीज के निर्माण में कैसी कोशिकाएं भाग लेंगी? कायिक कोशिकाएं। कहने का मतलब जनन कोशिकाएं भाग लेंगी, अंड कोशिका भाग नहीं लेती, यहाँ पर अंड कोशिका भाग नहीं लेगी, कायिक कोशिकाएं भाग लेती है। और कायिक असंजनन हम सीधा लिखना है, इसका मतलब ये हुआ जो मादा भ्रूण कोश होता है उसमें जैसे पत्र कलिकाएं जो होती हैं, प्रकलिकाएं जो होती हैं वो विरोध कर जाती हैं। पत्र कलिकाएं, प्रकलिकाएं से नया पौधा बीजाणु बीज बन जाता है। और इसमें आप कलिका प्रकलिका इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रकलिकाएं, पत्र कलिकाएं, पत्र कलिकाएं आदि के द्वारा इसमें आप बात समझ में आ गई। पत्र कलिका कह दीजिए, प्रकलिका कह दीजिए। ये पत्र कलिका और प्रकलिकाएं हैं क्या? पौधे का कायिक भाग, पौधे का कायिक भाग है। ये ही ग्रोथ करती है, नया पौधा बनाती है, बीज बनाती है, पौधे को अंकुरित करती है। तो ये क्या हो जाएगा? संजनन में कोई निषेचन, असूत्री विभाजन, कोई निषेचन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो कलिकाएं जो कायिक भाग है, कायिक भाग को वृद्धि करके और नया पौधा बन रहा है, संजनन हो गया, है ना। तो इसका ये कायिक भाग है, आपको इतना ध्यान रखना, इसलिए आप कायिक लगाते हैं, कायिक असंजनन हो जाएगा। अब देखिए असंजनन के कुछ फायदे भी हैं। असंजनन की कई विधियां, कई प्रकार हमने पढ़े। बिना निषेचन के बीज बन जाता है, बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है। ऐसा जनन जो पौधों में चलता है जनरली, और पौधों की स्पेशल विशिष्ट विधियों के श्रेणी में आता है। तो ऐसे जनन से कुछ फायदे ये हैं कि यहाँ कोई असूत्री विभाजन नहीं होता है, इसलिए दो भिन्न पादपों के जीनों का एपोमिक्सिस भी नहीं होता है, मिश्रण भी नहीं होता है, एपोमिक्सिस नहीं होता है। दो भिन्न लक्षणों का समायोजन नहीं होता है, यानी भिन्नताएं नहीं आती। और भिन्नताएं नहीं आती है तो हम ये कह सकते हैं जनक पौधों के लक्षणों को
संतति पादपों में जौ के तुक बनाए रखने के लिए ऐसे जनन महत्वपूर्ण होता है। जनक पादपों के लक्षणों को संतति पौधों तक यानी कई पीढ़ियों तक लगातार बनाए रखना, है ना, उसके लिए ऐसे जनन जो विशिष्ट प्रकार की विधि है ये उपयोगी होती है। ये कई फसली पौधों में हम जैसे अच्छे गुणों को कई पीढ़ियों तक फसली पादपों में निरंतर बनाए रखें, तो उसके लिए ये विधि ऐसे जनन वाली विधि काम में आती है, सीधा जाहिर होता है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें तो ऐसे जनन एक सिंपल विधि भी है। कहने का मतलब यह है इसके द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, और वैसे देखें तो देखिए भिन्नताएं नहीं आती हैं। इसका मतलब जो संतति पौधे होते हैं वो जनक पौधों के समान ही होते हैं, और समान के लिए शब्द यूज किया जाता है जिसको क्लोन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है क्लोन जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए भी असंजनन जो विधि है ये बहुत उत्तम है, काम उपयोगी है, कामयाब। ठीक है, तो ये असंजनन का एक महत्व भी हो जाता है हमारे पास। अब हमें दूसरी विधि को पढ़ना है एनिसेक बीज का। एनिसेक जनन जो अभी हम विधि पढ़ रहे थे ये इम्पोर्टेंट है, अन्य विधियां कोई खास नहीं है। एनिसेक बीज का देखिए एनिसेक बीजता में जो पौधे का विकास है वो होता तो बीज से ही है। पौधे का विकास तो बीज से ही होता है, लेकिन बात की गहराई को समझना भाई, पौधे का विकास बीज से ही होता है। लेकिन यहां से आगे आपको गौर करना, बीज का जो विकास हुआ, लेकिन बीज का विकास निषेचन के द्वारा नहीं होता। बीज का विकास जनन कोशिका या निषेचन द्वारा नहीं होता है। निश्चित आपको समझ में आ गया होगा, पौधे का विकास बीज से ही होना, लेकिन खुद बीज जब बना तो उसमें क्या नाम से जनन कोशिका से नहीं बना। जनन कोशिका से नहीं बना यानी किसी इकाई कोशिका से बना होगा, द्विगुणित कोशिका से, है ना। जनन कोशिका से नहीं बना यानी निषेचन के द्वारा नहीं बना, निषेचन के द्वारा नहीं बना था बीज। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब यही हुआ इनमें जो बीज बनेगा वो एनिसेक बीज था, यानी बीज जो बनेगा वो एनिसेक बिना निषेचन के बनेगा। और बिना निषेचन के बीज बनेगा तो देखिए बीज तो द्विगुणित होगा, क्योंकि बीज का जो विकास है वो डिप्लॉइड कोशिका जाइगोट के द्वारा होता है ना, और बीजांड के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो भाग लेने वाली कोशिकाएं होंगी वो या तो बीजांड काय वाली होंगी, बीजांड काय, या फिर हम कहें अर्धवर्ण। अर्धवर्ण की जो कोशिकाएं हैं, अर्धवर्ण की कोशिकाओं द्वारा बीज का विकास होता है। कोशिकाओं द्वारा बीज का विकास होता है। बात समझ में आई होगी। देखिए पौधे का विकास बीज से ही होता है, लेकिन खुद बीज कैसे बना? बिना निषेचन के बना। इसलिए एनिसेक बीज का बोल रहे हैं, बिना निषेचन के बीज बना, जनन कोशिका से नहीं बना, जनन कोशिका से नहीं बना, बल्कि कोई बीजांडकाय की अथवा अर्धवर्ण की किसी कोशिका से बीज का विकास हुआ है ना, इसलिए ये एनिसेक बीज होता है। अन्य दो विधियां हमारे पास सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की थोड़ी हमें यहाँ चर्चा करनी है, जिसमें देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन का सीधा सा हिसाब है, कोशिकाएं नए पालक तैयार करने के लिए क्या नाम से पौधे के किसी विभाजनशील ऊतक को काट कर पृथक कर लेते हैं, और ऐसे विभाजनशील ऊतक को कहाँ रखते हैं?
लेबोरेटरी के अंदर एक नियंत्रित परिस्थितियों में इन विट्रो रखा जाता है। प्रणाली के अंदर एक उसमें हमें कल्चर मीडिया का निर्माण करना पड़ता है। कल्चर मीडिया बनाना पड़ता है जिसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं उसके। कल्चर मीडिया है जिसमें सुक्रोज, ग्लूकोज जैसी शर्कराएं पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और उसके अंदर लवण भी, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा एक माध्यम, तरल माध्यम तैयार करते हैं जिसमें काफी अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ युक्त तरल माध्यम को कल्चर मीडिया बोलते हैं, संवर्धन माध्यम बोलते हैं। ऐसे संवर्धन माध्यम को प्रणाली बन देते हैं और उस प्रणाली में एक पौधे के संवर्धनशील ऊतक, विभाजनशील ऊतकों को काट करके, कोशिकाओं को काट करके और रख देते हैं, और उनको इन विट्रो प्रयोगशाला के अंदर कल्चर किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ सेल ग्रो किया जाता है। ऐसी स्थिति में अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह तैयार होता है। अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह बनता है जिसको कैलस कहा जाता है, यही कैलस आगे चल करके पौधे का विकास करता है। इसे हम सूक्ष्म संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आपको कैलस थोड़ा याद रखना है। और कैलस है क्या? अविभेदित कोशिकाओं का, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह है, समूह कैलस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कैलस को कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। मैंने अंडरलाइन किया है, कैलस इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार कह रहा हूं। कैलस क्या है? जिस कोशिका को विभेदित कोशिका, सॉरी विभाजनशील कोशिका या ऊतकों को पौधे से हमने दिया था, जिनको हम इन विट्रो कल्चर मीडिया में डाल रहे हैं और लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करवा रहे हैं उनका, ऐसी नियंत्रित स्थिति में जब विभाजनशील कोशिका पोषक पदार्थ ग्रहण करके बार बार सेल डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ाती है, तो अविभेदित कोशिकाओं का पुंज, पूरा समूह बनता है, उसे कैलस कहते हैं। यही कैलस वहां से आइसोलेट करके, प्रणाली में से, लैब में से अलग करके, और उसको फिर वातावरणीय परिस्थितियों में ग्रो करने के लिए उगाया जा सकता है, जिससे नया पौधा बनता है। ये सूक्ष्म संवर्धन है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना देखेंगे। ये कुछ सामान्य विशिष्ट विद्यार्थी पालकों में सामान्य के अलावा जिनके द्वारा करना संभव। ओके।